हेलो भुलका पार्टी, मज़े में होंगे आज। क्लियर। आज हम लोग सेकेंड वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं, मतलब रिकॉर्डेड वीडियो सेकेंड है हमारा। क्लियर। बेसिकली न्यूक्लियस का थर्ड लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट में मैंने आपको मास एनर्जी के बारे में बताया था कि मास रिलेटेड एनर्जी होती है, यानी कि इसका मीनिंग ये भी हुआ कि एनर्जी का एमिशन होगा तो मास का भी एमिशन होगा। मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मास भी चेंज हो सकता है, इसका मीनिंग ये हुआ। तो ये आइंस्टाइन की जो रिलेटिव थियरी थी उसने बहुत कुछ बदल दिया। तो ये जो आइंस्टाइन की रिलेटिव थियरी थी उनको थोड़ा हम लोग समझे। तो एक नेचुरल लॉ जो है ना, दो, वो पहले आप कंसीडर कर लेना। मेरा नेचुरल मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, दो एटम कोई भी होते हैं, वो जब जुड़ते हैं और जुड़े हुए एटम को सेपरेट करना, ये दो प्रोसेस है। नेचुरली है कि जब दो एटम जुड़ते हैं ना बेटा, तब एनर्जी रिलीज होती है, याद रखना। और दो एटम को रिलीज कर मतलब सेपरेट करना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी बेटा, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी तब दोनों एटम सेपरेट होंगे। यानी कि जब दो एटम इकट्ठे हुए तो एनर्जी रिलीज हुई, तो उसका मास भी रिलीज हुआ होगा बेटा। और दो न्यूक्लियॉन यानी कि दो एटम जब को सेपरेट करना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, इतना मतलब मास रिलेटेड एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। ये दो कंसेप्ट है, वापिस बोल रहा हूं मैं, दो कंसेप्ट जॉइंट हुए तो एनर्जी रिलीज होगी, सेपरेट किया तो एनर्जी देनी पड़ेगी। दूसरी बात, नेचुरल प्रोसेस के अंदर, ये सेकेंड टर्म याद रखना बेटा, नेचुरल प्रोसेस के अंदर ऑलवेज इनिशियल एनर्जी से फाइनल एनर्जी जब भी बढ़ेगी, मतलब फाइनल एनर्जी इनिशियल एनर्जी से जब भी बढ़ेगी, इनिशियल 10 जूल है, बाद में 20 जूल हुई, तो ऑब्वियसली वो एनर्जी को रिलीज कर देगा। ज़्यादा एनर्जी जितनी भी होगी ना उसको रिलीज कर देगा। ये नेचुरल तीन प्रोसेस आप समझ लो, आप इसको लिख लो एक बार, नहीं समझ में आया तो थोड़ा आगे जाओ और फिर से एक बार लिख लो पूरा। क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। क्लियर। जब मैं बाइंडिंग एनर्जी स्टार्ट कर रहा हूं ना, इसके लिए इतनी रिक्वायरमेंट बेटा है ही बेटा। तो आज का हमारा टॉपिक है बाइंडिंग एनर्जी। मैं आपको एक बता दूं, हमारे पास एक तूला है, उस तूला से हम लोग एक मेजरमेंट कर रहे हैं। एक यहाँ पे मैंने बॉक्स में, ये हमारे पास बॉक्स है डिश है, और दूसरी ये डिश है बेटा। यहाँ हमारे पास बॉक्स के अंदर एक न्यूक्लियस है, कोई भी न्यूक्लियस है, और उस न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे ना बेटा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन जितने भी होंगे ना वो सेपरेट है बेटा, यहाँ पे अलग अलग छोटे छोटे हैं, मतलब उतने। तो उन लोगों ने देखा, मतलब ये बाइंडिंग स्टेट है और ये फ्री स्टेट है, मतलब अलग करके रखा है। तो देखो ये नीचे गया, ये ऊपर गया, मतलब ये भारी है, ये हल्का है, ऐसा देखने को मिला। अब मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा किया था, बट उन लोगों ने फ्री स्टेट, मतलब हम लोगों को पता होता है कि कितना प्रोटॉन और कितना न्यूट्रॉन होता है, उससे टोटल मास मिल जाता है न्यूक्लियस का, और मास स्पेक्ट्रोग्राफ की मेथड से हम लोगों को बाइंडिंग वाला मास मिल जाता है। तो दोनों सेम होने चाहिए ना बेटा। लाइक जो हमारे पास एक बॉक्स है, बॉक्स का मास कंसीडर ना करो तो उसके अंदर मैंने लखोटी यानी कि कोई भी लखोटी डाली हुई है, राइट, स्मॉल स्पीयर। क्लियर। तो मुझे टोटल मास काउंट करना है तो मैं मेजरमेंट कर लिया तो मुझे मिला 100 ग्राम। क्लियर। 100 ग्राम मिला मुझे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक लखोटी मतलब एक स्फीयर का मास कंसीडर कर रहा हूँ 10 ग्राम, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 करो तो भी 100 आना चाहिए ना। यहाँ पे टोटल 100 आया, एक का काउंट किया, मल्टीप्लाई बाय 10 किया तो भी 100 आना चाहिए ना। बट ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था। फ्री स्टेट में ज़्यादा मिला, बाइंडिंग स्टेट में कम मिला। तो ये क्यों? रीज़न यही था बेटा, फ्री स्टेट होते हैं, जब वो बाइंड होते हैं तो एनर्जी को रिलीज करना होता है, एनर्जी को रिलीज करना होता है, और जब एनर्जी रिलीज होती है तो उनके रिलेटेड बेटा मास भी रिलीज हुआ है, मास भी रिलीज हुआ है। ये आपको कंफर्म पता चल जाएगा कि मास रिलीज हुआ है बेटा।
क्लियर? तो कहने का मीनिंग ये है कि फ्री स्टेट जो है, फ्री स्टेट वो जब इकट्ठा होगा तब बाइंडिंग स्टेट बनेगा। तो बाइंडिंग स्टेट में एनर्जी रिलीज हुई, मास रिलीज हुआ, तो मास कम हो गया ना, ये जब इकट्ठा हुआ तो ये बना। क्लियर? इसलिए फ्री स्टेट का मास बाइंडिंग से ज्यादा होगा बेटा, बंधा हुआ है ना तब ज्यादा होगा। क्लियर? तो इन दोनों का जो डिफरेंस आता है ना, इन दोनों का जो डिफरेंस आता है उसको हम लोग मास डिफेक्ट बोलते हैं। देखो हमारे पास एक एलिमेंट है ZX है, तो मास ऑफ न्यूक्लियस, सपोज मास ऑफ न्यूक्लियस इज m, बट इन फ्री स्टेट में देखो तो कितने, सपोज हमारे पास हाइड्रोजन का प्रोटॉन का मास को मैं mh लिखूं, इतने 10 प्रोटॉन है तो मैं मल्टीप्लाई बाय 10 करूंगा, यानी कि नंबर्स ऑफ प्रोटॉन को मैं z लिखूंगा, तो ZMH होगा, प्लस कितने न्यूट्रॉन होंगे इनटू Mn। मतलब नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स मुझे पता है, उसको प्रोटॉन से मास से मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन पता है, उसका मास से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इन लोगों ने देखा कि ZMH प्लस NMN वो m से ज्यादा था, वो m से ज्यादा था। क्लियर? तो इन दोनों का जो डिफरेंस आया उसको हम लोग मास डिफेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मास डिफेक्ट बोलेंगे। ZMH प्लस NMN माइनस m, इन दोनों को हम लोग मास डिफेक्ट बोलेंगे। मतलब ये हुआ ना बेटा कि जब भी दो न्यूक्लियॉन इकट्ठा होंगे, तब एनर्जी रिलीज होगी, मतलब एनर्जी रिलीज हुई, दैट मीन्स क्या हुआ बेटा? एनर्जी रिलीज हुई दैट मीन्स क्या हुआ? मास भी रिलीज हुआ। कितना मास? इतना। तो इस मास के रिलेटेड जो एनर्जी होगी उसको हम लोग बाइंडिंग एनर्जी बोलेंगे, राइट? एनर्जी ऑफ इक्विवेलेंट टू मास डिफेक्ट, एनर्जी ऑफ इक्विवेलेंट टू मास डिफेक्ट is known as a binding energy, बोले तो बेटा बाइंडिंग एनर्जी EB इज इक्वल टू डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर। मतलब डेल्टा m के रिलेटेड जो एनर्जी है एज पर आइंस्टाइन थियरी mc², तो डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर करोगे तो हम लोगों को बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगी। क्लियर? मतलब ये बाइंडिंग एनर्जी मतलब दो न्यूक्लियॉन को सेपरेट करना है तो EB जितनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, क्लियर? अप्लाई करनी होगी तब वो सेपरेट होगा। और जब दो न्यूक्लियॉन को आपको कंबाइन करना है, मर्ज करना है, क्लियर? तो EB जितनी एनर्जी बेटा रिलीज होगी, रिलीज करनी पड़ेगी बेटा, EB जितनी एनर्जी को रिलीज करना होगा। क्लियर? इतनी एनर्जी आपको अप्लाई करनी होगी और इतनी एनर्जी को रिलीज करना होगा बेटा। क्लियर? ये डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर है। दिस एनर्जी इज नोन एज अ बाइंडिंग एनर्जी। मतलब इसके अंदर सपोर्ट 10 न्यूक्लियस है, 10 न्यूक्लियॉन है, तो 10 न्यूक्लियॉन को सेपरेट करना है ना, तो इतनी एनर्जी दोगे तब 10 न्यूक्लियॉन सेपरेट हो जाएंगे। बट मुझे एक ही न्यूक्लियॉन सेपरेट करना है तो डिवाइडेड बाय 10 कर दो तो एक न्यूक्लियॉन की मिल जाएगी, तो उसको हम लोग बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। क्या बोलेंगे बेटा? उसको हम लोग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बोलेंगे बेटा। क्लियर? तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, बाइंडिंग एनर्जी
क्लियर, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मतलब एवरेज बाइंडिंग एनर्जी दूसरा बोलेंगे, EBN, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। क्लियर, इसका यूनिट मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट होगा, इसका यूनिट मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट पर न्यूक्लियन। मतलब ये सिंगल न्यूक्लियन को सेपरेट या ज्वाइन करने की एनर्जी हुई। ये है ना मेजरमेंट ऑफ स्टेबिलिटी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से मेजरमेंट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस मिलता है। वो कैसे, वो आगे हम लोग एक्सप्लेन करवाता हूं मैं बेटा। क्लियर, फिर से बेटा ये जो थियरी है बेटा, इनको थियरी को थियरी की तरह लिखो। अब टेक्स्ट बुक्स में से लिखने जाओगे ना तो थोड़ी दिक्कत आएगी। अब लिखो कि इन द बाइंडिंग स्टेट एंड इन द फ्री स्टेट देयर आर डिफरेंट ऑफ मास, बिकॉज जब मास स्पेक्ट्रोग्राफ की मेथड से बाइंडिंग स्टेट का मास देखा और फ्री स्टेट के हिसाब से मास देखा तो फ्री स्टेट का मास ज़्यादा था, बाइंडिंग स्टेट का मास कम था। मतलब दोनों में डिफरेंस मिला, उस डिफरेंस को हम लोग बोलेंगे मास डिफेक्ट। वो कैसे होता है, सपोज द नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स इज Z एंड नंबर्स ऑफ न्यूक्लियन इज N, तो ZMH प्लस NMN। क्लियर, तो इस मास डिफेक्ट के इक्विवेलेंट जो एनर्जी होगी उसको हम लोग बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी। मतलब इतनी बाइंडिंग एनर्जी जब हम लोग अप्लाई करेंगे तब न्यूक्लियन सेपरेट होंगे और न्यूक्लियन को बाउंड करना है तो इतनी एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा। क्लियर, और एक न्यूक्लियन को सेपरेट करना है तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाला जो कंसेप्ट है उनको लिखना होगा। क्लियर, तो डिट्टो टू डिट्टो बेटा यही लिख दो, आप डिट्टो टू डिट्टो बेटा यही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर, अब स्क्रीन पॉज कर दो और पूरा कंसेप्ट लिख लो बेटा। क्लियर, पूरा कंसेप्ट इतना ही, एग्जाम में पूछे तो इतना ही लिखना बेटा, इतना ही लिखना। ओके, देखो बेटा एक एग्जाम्पल से हम लोग है ना इसकी बाइंडिंग एनर्जी को थोड़ा समझते हैं। क्लियर, हाउ टू कैलकुलेट, क्लियर, कैलकुलेट कैसे करते हैं उसको भी थोड़ा समझते हैं बेटा, आपको भी पता चल जाएगा बेटा। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों को 8 ऑक्सीजन 16 का मास दिया है, राइट। न्यूक्लियस का मास, बाइंडिंग मास दे दिया है, वो सपोज है मास 15.99053, बाइंडिंग मास दे रखा है। क्लियर, अब एक प्रोटॉन का मास सपोज है 1.00727 U, ये भी दिया होगा आपको, डोंट वरी। न्यूट्रॉन का मास दिया होगा 1.00866। तो अब आपको इसकी बाइंडिंग एनर्जी कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले इसमें देख लो Z कितना है तो कि 8, न्यूट्रॉन कितने हैं तो 16 माइनस 8, क्योंकि A 8 हुआ ना, A 16 हुआ तो 16 माइनस 8 इट्स 8। तो बेटा N कितना हुआ, 8 हुआ बेटा, A बेटा 16 हुआ। क्लियर, तो कहने का मीनिंग ये है, इससे हम लोगों को क्या पता चलेगा बेटा, हम लोगों को क्या पता चलेगा कि हम लोग इसकी मास डिफेक्ट फाइंड कर लेंगे डायरेक्टली। कैसे, मास डिफेक्ट, अभी मैंने फॉर्मूला आपको बोला था, ZMH प्लस NMN माइनस M, ऑक्सीजन न्यूक्लियस का माइनस M सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब Z कितना है 8, मास ऑफ हाइड्रोजन 1.00727 प्लस न्यूट्रॉन भी कितना है 8, 1.00866 और ऑक्सीजन 15.99053। इसको मल्टीप्लाई से करना प्लस इसको मल्टीप्लाई से करना, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना बेटा, तो इसका करीबन आंसर आ रहा है 0.13691 U। तो ये आपको मास डिफेक्ट मिला बेटा। अब इस मास डिफेक्ट को हम लोग बाइंडिंग एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा M इंटू सी स्क्वेयर करना है बेटा, नो, हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा M यानी कि 0.13691 है,
13691 है, उस U को तो हम लोगों ने 1U इज इक्वल टू, कल ही फाइंड आउट किया था, 931.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट पर स्क्वायर। याद है ना ये इक्वेशन, कल का ही, और ये दिया जाएगा, बट फिर भी आप इतना याद रख सकते हो, बहुत बार यूज करोगे। तो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 931.5। क्लियर? तो इसका जो आंसर है बेटा वो मिलेगा आपको 127.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग बाइंडिंग एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। सपोज आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन फाइंड करना है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन मतलब बाइंडिंग एनर्जी अपॉन ए, तो कितना था 127.5 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 16 है। क्लियर? तो 16 से हम लोग काउंट करें तो 7 पॉइंट समथिंग, जो कुछ भी आएगा 7 पॉइंट समथिंग आएगा बेटा। मतलब इससे हम लोगों को इतना मालूम पड़ रहा है बेटा कि एक न्यूक्लियॉन को सेपरेट करने के लिए, एक न्यूक्लियॉन को सेपरेट करने के लिए 7 पॉइंट समथिंग जितनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। सारे न्यूक्लियॉन को सेपरेट करना है, मतलब टोटल 16 न्यूक्लियॉन है, 16 टू 16 न्यूक्लियॉन को सेपरेट करना है तो इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, और 16 में से एक को सेपरेट करना है तो इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। इससे ये चीज़ हम लोगों को बेटा मालूम होती है। क्लियर? तो इस तरीके से कैलकुलेशन करना है। और एक सम करवाता हूँ जिससे आपकी मेथड आपके माइंड में आ जाए। क्लियर बेटा? और एक सम ट्राई कर रहे हैं। स्क्रीन को पॉज करो, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, स्क्रीन को पॉज करो और लिखना स्टार्ट करो। क्लियर? ओके बेटा, तो आपने लिख लिया होगा। क्लियर? अब बेटा देखो, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज का 1 और 2 मैंने कंप्लीट करवाया था, अब है 3 नंबर का सम। 3 नंबर का एक्सरसाइज का करवा रहा हूँ, 4 और 5 आप खुद कर लेना बेटा, 2 होमवर्क में दे रहा हूँ, आप कर सकते हो। क्लियर? आंसर आराम से आ जाएगा। एक्सरसाइज का 3rd नंबर का सम, उसमें क्या दिया है, 7 नाइट्रोजन 14 की बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करो। और मैं तो बोल रहा हूँ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन भी फाइंड कर लेते हैं, दोनों फाइंड करो। क्लियर? और मास दिया है, मास नाइट्रोजन का दिया है बाइंडिंग स्टेट का 14.00307 U, और हाइड्रोजन का मास यानी कि प्रोटॉन, हाइड्रोजन यानी कि प्रोटॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास, सब कुछ इस साइड वैल्यू दे रखी है, इसमें से वैल्यू लेने वाले हैं हम लोग। क्लियर? तो देखो फिर से मास, सबसे पहले 7 नाइट्रोजन 14 से, Z कितना 7, A कितना 14, न्यूट्रॉन कितना 14 माइनस 7, इट्स 7। अब हम लोग मास डिफेक्ट कैसे फाइंड करेंगे, मास डिफेक्ट डेल्टा M का फॉर्मूला बोलो, ZMH प्लस NMN, न्यूट्रॉन है मतलब माइनस नाइट्रोजन का, ये 14 नाइट्रोजन है ना, उसका मास, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 1.00, मास ऑफ हाइड्रोजन लिखा है 1.00782 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 1.008665 माइनस 14.00307। बेटा एक कैलकुलेशन तो करना आता होगा ना, ये इससे मल्टीप्लाई करो प्लस ये, इनका एडिशन में से ये सब ट्रिक करो, तो आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा U के फॉर्म में। अब क्या करना है बेटा, EB, तो मैंने बोला था डेल्टा M इंटू सी स्क्वेयर, तो 104 पॉइंट समथिंग आएगा बेटा। तो क्या करना है, ये जो आपका आंसर आया है उसको मल्टीप्लाई बाय 931.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, तो करीबन 104.7 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट आंसर मिल जाएगा। अब उसको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन फाइंड करना है।
तो मैंने बोला EB डिवाइडेड बाय N, तो EB कितना है बेटा 104.7 सब्ट्रैक्ट टू डिवाइडेड बाय कितने नंबर से टोटल 14, तो आपका मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट पर न्यूक्लियन। क्लियर, ये भी आपको मिल जाएगा। तो अब तो मेथड आपके माइंड में घुस गई ना, कैसे काउंट करना है। यार ये सम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है और थियरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थियरी कैसे लिखनी है, मैंने जो लिखा है ना वो कॉपी पेस्ट कर दो, चलेगा। यार स्टार्टिंग के थोड़ा वर्डिंग कर देना, ओके, और ऐसे सम्स काउंट करना है। थियरी आ गई तो सम्स भी आ गया, बहुत ही अच्छा मालूम पड़ेगा और बहुत ही आराम से कंसेप्ट क्लियर होगा बेटा। ओके, तो टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना जिससे ज़्यादा कोई दिक्कत ना है बेटा। ओके बेटा, तो बेटा हमारे टेक्स्ट बुक में 2 सम्स मैंने तो बोले, उसमें एग्जाम्पल 13.3 निकालो, वो एक्चुअल में मैंने करवा दिया अभी, कि फाइंड द एनर्जी इक्विवेलेंट 1 एटॉमिक मास यूनिट 1 AMU को कन्वर्ट करो, जो मैंने कल करवाया था। क्लियर, ऐसे कन्वर्ट करना है। और उसमें उसके बाद यूजिंग द एक्सप्रेस मास डिफेक्ट 8 ऑक्सीजन 16 का मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, मतलब उसकी बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करो। तो अभी हम लोगों ने जो बाइंडिंग एनर्जी फाइंड की ना, उसी तरीके से टोटली फाइंड करना है। मतलब एग्जाम्पल 13.3 को 2 तरीके से लिखना। कल जो मैंने लिखवाया था 1U इज इक्वल टू हाउ मेनी मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट पर सी स्क्वायर, वो कैलकुलेशन और ऑक्सीजन वाला पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे करोगे तब ये सम कंप्लीट होगा। क्लियर, ये थियरी कैसे लिखनी है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब उसके बाद हम लोगों ने जो EBN दिया, जो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस का मेजरमेंट करता है, उसका एक ग्राफ है। ये ग्राफ का यहाँ तक का जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। क्लियर बेटा, थोड़ा कंप्लीट देखना बेटा। इन लोगों ने सबका EBN फाइंड किया, अभी हम लोगों ने 2 चीज़ का किया ना, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। इन लोगों ने सबका, क्योंकि ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप कर दोगे एक एक्सेल सीट में तो अपने आप आ जाएगा और उसका ग्राफ भी बन जाएगा। तो उन लोगों ने देखा कि ग्राफ इसका कैसे बन रहा था, नोट डाउन करना, EBN वर्सेस A का ग्राफ कैसे बन रहा था, EBN वर्सेस A का ग्राफ। तो इन लोगों ने देखा कि स्टार्टिंग में इंक्रीज हो रहा था ऐसे, बाद में ऐसे आया, बाद में यहां से ये मैक्सिमम यहां पे हुआ, उसके बाद ये थोड़ा कांस्टेंट रहा और उसके बाद थोड़ा डिक्रीज हो गया ये ग्राफ। क्लियर, तो ये 30 to 170 जो है ना, ये EBN जो है ना वो कांस्टेंट रहता है, और यहां पे थोड़ा मैक्सिमम है, वो फेरस का है 8.79 या 69 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, सबसे ज्यादा है EBN फेरस का। इन लोगों ने ग्राफ के हिसाब से 2 पॉइंट्स को एक्सप्लेनेशन किया, क्या कि 30 से 70 तक, 170 तक, 30 to 170 तक बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, और इसमें लेस देन 30 एंड 170 से ज्यादा उसकी बाइंडिंग एनर्जी थोड़ी कम है, लो है। इससे इन लोगों ने देखा, हेवी न्यूक्लियस लिया, हेवी न्यूक्लियस, जैसे ये फेरस लिया ना, इसने यूरेनियम लिया था, यूरेनियम 238, 92U 238, तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है ना बेटा 7.6 मिली थी, और इसकी 8.75 थी। सोचो, मतलब बीच वाले पोर्शन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा थी, और दोनों मतलब हेवी न्यूक्लियस और लाइट वेट न्यूक्लियस, मिडल वाले नहीं, लाइट वेट और हेवी न्यूक्लियस, इन दोनों की बाइंडिंग एनर्जी बेटा कम मिली थी। तो ये जो एक्सप्लेनेशन मिला, एक्सप्लेनेशन और ये ग्राफ जो मिला ना, उस ग्राफ से उन लोगों ने क्या क्या सोचा। क्लियर, आप ये MCQ के लिए याद रखना बेटा, फेरस की, और ये तो सबसे ज्यादा इसकी है, और कहां पे हाई एनर्जी मिली थी ग्राफ में ये, और कहां पे लो मिली थी ये पोर्शन। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, इससे क्या पता चला। उनको पहला एक्सप्लेनेशन क्या मिला, बाद में आप थियरी में से रीड करना। पहला एक्सप्लेनेशन क्या मिला कि यहां पे बाइंडिंग एनर्जी है जो न्यूक्लियस को जुड़े रखता है, मतलब एनर्जी सेपरेट, मतलब उस न्यूक्लियन को सेपरेट करने के लिए बाहर से इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी बेटा। मतलब उसके अंदर न्यूक्लियन के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स। क्लियर, तो उनको ये पता चला। फर्स्ट पॉइंट देखो, वी कैन ड्रॉ सम, ये वाला वहां से वी कैन ड्रॉ सम, ये दोनों मैंने एक्सप्लेन कर दिया था
कि द फोर्स इज अट्रैक्टिव एंड सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग टू प्रोड्यूस द बाइंडिंग एनर्जी इन अ फ्यू मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट पर न्यूक्लियन। उस स्ट्रॉन्ग फोर्स को रिमूव करने के लिए आपको मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट जब एनर्जी दोगे तब वो दोनों न्यूक्लियन सेपरेट होंगे। इससे एक तो ये पता चला। दूसरा, ये जो पोर्शन जहां कांस्टेंट मिला था बेटा, क्लियर, वो क्या बताता है? वो क्या बताता है कि न्यूक्लियस में सारे न्यूक्लियन जो है ना वो सेंटर में ज्यादा होंगे और सरफेस पे उसकी एनर्जी थोड़ी कम होगी। अब मैं आपको यह कैसे बताता हूं। सपोज फेरस का 8.75 है, अब एक दो न्यूट्रॉन ऐड हुए इसके अंदर, तो उसकी भी बाइंडिंग एनर्जी सेम मिली। मतलब वो क्या बोलते हैं कि अब आगे बढ़ेंगे तो जो न्यूट्रॉन है ना वो सारे सेंटर मतलब बीच में ही आ रहे हैं। आपको पता है इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगी सेंटर को रिमूव करने की, सरफेस में थोड़ी कम होगी। मतलब यहां पे एक न्यूक्लियन जो है ना वो आजू बाजू में जितने न्यूक्लियन हो उसके साथ ऐसा जुड़ा हुआ है कि दो और भी आ जाए तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब सपोज उसके नेबर एटम P है, उसके नेबर एटम टोटल P है और टोटल बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन K है, तो टोटल एनर्जी PK जितनी चाहिए रिमूव करने के लिए। अब कितना भी आ जाए तो PK विल रिमेन कांस्टेंट। मतलब एक न्यूक्लियन के अराउंड 8 न्यूक्लियन है, उसी के अंदर ही इफेक्ट मिलेगी उस न्यूक्लियन की, उसके बाद उसकी इफेक्ट नहीं हो रही है। मतलब ये न्यूक्लियन की इफेक्ट यहां तक ही होगी। मतलब वो शॉर्ट रेंज है, शॉर्ट रेंज। मतलब ये न्यूक्लियन इस न्यूक्लियन के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, उसके नेबर में जो है ना उसके साथ ही जुड़ा हुआ है। मतलब ये शॉर्ट रेंज है। क्लियर, ये पता चला। तो आप सेकेंड टॉपिक पूरा रीड करना, बहुत बड़ा दिया हुआ है। क्लियर, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये शॉर्ट रेंज है। क्लियर। थर्ड पॉइंट क्या पता चला, नोट डाउन करना बेटा। क्लियर, थर्ड पॉइंट उनको क्या पता चला कि फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट, ये टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, ये 6 से 12 है और ये नाइट्रोजन 14 है। तो देखो 12 की बाइंडिंग एनर्जी नाइट्रोजन 14 से ज्यादा है, 14 नंबर ज्यादा है, 12 नंबर कम है। फिर भी यहाँ पे ये जो कंसेप्ट है उससे ये पता चलता है कि नाइट्रोजन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, 12 की ज्यादा है। ऐसा क्यों? तो इससे ये पता चलता है कि न्यूक्लियस के अंदर ऐसी कुछ चीज है जो एटम की तरह है। मतलब कैसे, नोट डाउन करना। ये फर्स्ट ऑर्बिट है, उसमें न्यूक्लियन अरेंज हो गए, सेकेंड ऑर्बिट में न्यूक्लियन अरेंज हो गए। अब 12 तक अरेंज कंप्लीट हो गए, बाद में 14 है तो 2 ऐड करना होगा, तो वो 2 बाहर रहे। अब मुझे ये बता दो कि ये 12 को एनर्जी रिमूव करने की एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी या ये दोनों को? तो आप भी बता सकते हो, ये 2 को कम देनी पड़ेगी, इसको ज्यादा होगी क्योंकि ये बाइंडिंग में आ गए। ऐसा ही कुछ हुआ ना, इससे ये पता चलता है। मतलब इससे ये पता चलता है कि एटम में जैसे लेवल होते हैं ना वैसे न्यूक्लियस के अंदर भी बेटा लेवल होगा। जैसे एटम के अंदर लेवल है बेटा वैसे न्यूक्लियस के अंदर भी लेवल होता है। वैसे न्यूक्लियस के अंदर भी बेटा लेवल होता है। तो इससे ये चीज मालूम पड़ती है बेटा कि सेम टू सेम लेवल न्यूक्लियस का भी सेम रहेगा बेटा। क्लियर। तो लेवल ऑफ एटम एंड लेवल ऑफ न्यूक्लियस, जैसे लेवल वहां पे है वैसे लेवल यहां पे भी है, बट इसको मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट का लेवल होगा, वहां पे इलेक्ट्रोवोल्ट का लेवल है। क्लियर, ये टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है। दूसरा पॉइंट क्या पता चला कि ये 240 यहां पे आता है। ये 240 का मैं 2 पार्ट करूं, 120 मतलब एक हेवी न्यूक्लियस है, एक हेवी न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के 2 पार्ट किए मैंने। अब ये हेवी न्यूक्लियस यहां पे है और 120 यहां पे आया, तो मुझे ये बता दो कि 240 की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा हुई या 120 की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा हुई? 120। यानी कि सोचो हाई न्यूक्लियस है उसका मैंने, हैवी न्यूक्लियस है उनका मैंने 2 पार्ट किए, तो वो 2 पार्ट मिड में मिले जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है। यानी कि पॉइंट को नोट डाउन करना, मैंने क्या बोला, हेवी न्यूक्लियस का मैंने पार्ट किया तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ गई।
तो इनिशियल एनर्जी कम है, देन फाइनल एनर्जी ज्यादा हुई, मतलब एनर्जी को क्या करना होगा, उसको एमिट करना होगा। मतलब हेवी न्यूक्लियस का विखंडन मतलब सेपरेट करना, क्लियर, इसको फिजन, इसको फिजन, इस प्रोसेस को फिजन बोलेंगे। सेपरेट करेंगे ना तो एनर्जी हाई होगी, एनर्जी क्या होगी बेटा, हाई मिलेगी। क्लियर, सेम टू सेम यहां पे लाइट वेट न्यूक्लियस कि जिसका एटॉमिक नंबर 10 से कम हो, अरे ए का नंबर 10 से कम हो, ऐसे दो न्यूक्लियस को, यानी कि मैं आपको बता देता हूं 1H2 प्लस 1H2 आप 2He4 करोगे, तो ये दो न्यूक्लियस को, लाइट वेट न्यूक्लियस, उसको मैंने कंबाइन किया यानी कि मैंने फ्यूजन किया, तो मुझे जो प्रोडक्ट मिली उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा होगी। मैंने बोला था इनिशियल एनर्जी कम है, देन बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, इसका मीनिंग वो एनर्जी को एमिट करेगा। तो दो प्रोसेस में हम लोगों को एमिशन एनर्जी मिल रही है। कहाँ पे, हेवी न्यूक्लियस का फिजन करो, सेपरेशन करो, तब भी सेपरेशन वाले टुकड़े की जो एनर्जी है वो बढ़ गई, तो वहां पे भी एनर्जी एमिट होती है। और जहां लेस देन 10 नंबर में, मतलब ऐसे लाइट वेट न्यूक्लियस को, हल्के न्यूक्लियस को इकट्ठा करो, फ्यूजन करो, तब जो निपज मिलती है उसकी भी बाइंडिंग एनर्जी इससे बढ़ जाती है। ये न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में काम लगेगा ये प्रोसेस। और ये अभी सन में से एनर्जी कैसे मिल रही है ना, वही फ्यूजन प्रोसेस है, ये फिजन और ये फ्यूजन। तो दोनों बड़े बड़े टॉपिक आगे आएंगे पढ़ने में, दोनों की बहुत बड़ी थियरी है, हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं बेटा। क्लियर, तो ये कंसेप्ट वहां पे बेटा क्लियर करना है। ओके, तो आज हम लोगों ने ये जो पढ़ा है वो मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले आज आप क्या करोगे, बाइंडिंग एनर्जी वाली थियरी को परफेक्टली लर्न करोगे, थियरी। उसके बाद मैंने एक इलस्ट्रेशन का और 3 एक्सरसाइज के सम से वो कंप्लीटली लर्न करो। 2 आपको होमवर्क में दिए, 1 मैंने करवा दिया, तो टोटल इतने 4 सम हो गए, वो कंप्लीट करो। उसके बाद ये ग्राफ वाला पोर्शन है, वो जिनको करना है वो करेगा, नहीं करना है वो नहीं करेगा, क्योंकि इसमें से एमसीक्यू ज़्यादा बनेंगे। ये बहुत कम है, रेयर केस में से एग्जाम में आ सकता है, बट मैंने आपको समझाने के लिए मैंने आपको करवाया था, क्योंकि इसके अंदर से एमसीक्यू बन सकते हैं। अब फिजन और फ्यूजन वो तो मैं आपको पढ़ाने ही वाला हूँ, तो इसलिए वो टॉपिक तो आगे आ गया। आप इतना याद रखो कि सबसे ज़्यादा किसकी होती है, कहाँ पे लो होती है और कहाँ पे हाई होती है, जिससे आपका एमसीक्यू कंप्लीट हो जाए। क्लियर, फ्यूजन और फिजन को हम लोग डीपली पढ़ने वाले हैं। क्लियर, आई होप आप समझ सकते होंगे, क्योंकि आप जब स्क्रीन पोज कर करके लिखोगे तो ये लेक्चर बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं पूरा 1 आवर्स का बनाऊंगा तो आप ज़्यादा क्लियर ऊपर से चला जाएगा। क्लियर, स्क्रीन पोज कर करके लिखना, और जो भी दिक्कत आ रही है लेक्चर में तो मुझे व्हाट्सएप पे या तो प्लाज्मा चैट पे आप बताते रहना, तो मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करूँ। क्लियर, तो आज का लेक्चर इतना ही है बेटा। क्लियर, इसको कंप्लीट कर देना बेटा, जिससे कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो।